नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आशिफ इकबाल और आज हॉट सीट पर आपको एक शख्सियत से मिलाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, बांध कर मेरे परों से मुश्किलों को, हौसलों को दे गया परवाज कोई। जी हां, जितनी मुश्किलों से लड़कर वो आगे बढ़ रही हैं वो एक मिसाल है, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेहद मशहूर, मारूफ और बहुत पॉपुलर, जिनको न जाने कितने लोगों ने अपना आइडियल बना रखा है, बलूचिस्तान की निर्वासित प्रधानमंत्री के तौर पे, या यूं कह लें कि वो प्रधानमंत्री तो हैं लेकिन अधिकार उनके पास नहीं है। अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं वो, और आज हमारे साथ न्यूज़ इंडिया के लिए और न्यूज़ इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं नाइला कादरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल वही कि कैसे मुश्किलों से लड़ रही हैं आप और कितनी मुश्किलों से सामना करना पड़ा है, किस तरीके से, क्या कहना चाहेंगी? पहले हम आपको समझने के लिए, आपकी उस पूरी कहानी को समझने के लिए ज़रा विस्तार से बताइए। लोग जानना चाहते हैं कि नाइला कादरी ने क्या क्या किया है अभी तक। नाइला कादरी तो कुछ नहीं है। नाइला कादरी का बलूचिस्तान सब कुछ है, और सिर्फ मैं नहीं, मेरा सारा मुल्क इस वक्त अपनी आज़ादी की स्ट्रगल कर रहा है, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। और हम पिछले 74 साल से ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, हम हर रोज़ मरते हैं और हम हर रोज़ फिर जी उठते हैं। हमारे लिए ज़िंदगी, खुशियाँ, अमन, सुकून, घर, फैमिली, गांव, शहर, हमसे सब कुछ छिन चुका है। हमारे पास ज़िंदगी है ही नहीं। तो हम जो मुश्किलें झेल रहे हैं बलोच, वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो अपने आने वाली नस्लें हैं, हम उनके लिए इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो कांटे हमारे रास्ते में हैं, जो मुश्किलें, जो तकलीफ़ें बलोच आज झेल रहा है, हमारे आने वाले जो बच्चे हों वो इज़्ज़त की ज़िंदगी जी सकें, वो उन्हें पता हो खुशी क्या होती है। और बलोच के लिए जो आज ज़िंदगी अजीरन की गई है, दोज़ख बना के रखा है हमारी ज़िंदगी को पाकिस्तान की रियासत ने, इसको बदलने के लिए बलोच अपना स्ट्रगल जो कर रहा है, उसके लिए हम एक एक मुल्क जा रहे हैं, एक एक बर्रे आज़म में, एक एक कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं जी। और यूनाइटेड नेशंस में जा रहे हैं, और हम लोगों को ये बता रहे हैं कि बलोच इस इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक हिस्सा है, इंसानियत का एक हिस्सा है। और जब हमारा कत्लेआम हो रहा है, जब हमारे घर जलाए जा रहे हैं, तो ये पूरी इंसानियत का कत्लेआम है। इसके ख़िलाफ़ हमारे साथ जुड़ें। बिल्कुल। तो ज़रा ये समझना चाहेंगे कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि आप बता रही हैं कि 75 साल हो गए। किसी भी आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ों का कोई ना कोई टाइम बाउंड होता है, कहीं तो जाके चीज़ें रुकती हैं। आखिर पाकिस्तान से ऐसी क्या, मतलब पाकिस्तान को चाहिए क्या जो आप लोगों से, और जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आपके लोग भी परेशान हैं, वहाँ के लोग परेशान हाल हैं, क्यों आखिर ऐसा क्या चाहिए पाकिस्तान? पाकिस्तान को बलूचिस्तान के रिसोर्सेज चाहिए। बलूचिस्तान का सोना, बलूचिस्तान का तेल, गैस, और बलूचिस्तान की ज़मीन, इसकी जो जोग्राफियाई अहमियत है। बलूचिस्तान के बग़ैर पाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, और इस सब को लेने के लिए वो अच्छे नेबर्स की तरह या अच्छे उससे नहीं आए, बल्कि डाकू की तरह लूटने के लिए फ़ौजें लेकर हम पर हमलावर हुए और बलूचिस्तान को उन्होंने कब्ज़ा किया फ़ौजी हमले से। और वो जो 27 मार्च 1948 से जो ये हमला हुआ हम पर, जब पाकिस्तान नया नया बना था, 1 साल हुआ था, तब से अब तक वो हम से वही सलूक कर रहा है जो एक डाकू किसी गांव में लूट के मार के लिए घुसता है तो वो करता है।
तो सारा मसला चोरी का है। बलूचिस्तान के रिसोर्सेज चोरी करने के लिए पाकिस्तान ये सब कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान भी तो बहुत सुख चैन से नहीं है। पाकिस्तान की भी हालत आप देख रही हैं। आज ही पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे, जो पूर्व वज़ीर आज़म इमरान खान, उनको अरेस्ट कर लिया गया और आज से उनको सज़ा भी मुकर्रर कर दी गई। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आप दूसरों पर जिस तरीके से सवाल जवाब करते हैं या दूसरों को परेशान करते हैं तो उन परेशानियों का खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ता है। आज पाकिस्तान की हालत आप देखिए। देखें, वो तो बद्दुआएं उन्होंने जमा की हैं। उन्होंने बच्चों की बद्दुआएं जमा की हैं जो 14-14 साल से अपने बाप ढूंढ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जेलों में और पाकिस्तान की अजियत गाहों में हैं, जिनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चे ढूंढ रही हैं, अपने बेटे ढूंढ रही हैं। तो ये जो दुख उन्होंने बलूचिस्तान को दिया है, फिर कहीं से किसी अस्पताल की छत से 500-500 लाशें एक जगह मिलती हैं जिन्होंने बलूची कपड़े पहने हुए हैं और उनके सीने कटे हुए हैं, उसमें से ऑर्गन्स गायब हैं, दिल जिगर ऑर्गन्स गायब हैं जी। ये एक बिजनेस है जो इस वक्त पाकिस्तान की फौज कर रही है। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप, और ये मैं चाहूँगा कि जो मेरी टीम है वो भी सुने, और ये हमारे लिए ये बहुत बड़ी खबर है। खुद कह रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी करती है। आप ज़रा इसको डिटेल में बताइए क्योंकि लोग जानना चाहते हैं इस बात को। ये जो हमारे नौजवान उठाकर ले जाते हैं, इस वक्त 60,000 से ज़्यादा बलोच मिसिंग हैं, एनफोर्स डिसअपियर्ड है, गायब हैं। 60,000 से ज़्यादा? 60,000 से ज़्यादा। ये बलोच वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है बलूचिस्तान में, ये उनका डेटा है। और ये जो हम बहुत सारी हमें लाशें मिली जो जिनकी आंखें, दिल, जिगर, गुर्दे नहीं थे लाश के, और जवान लड़कों की, और फिर हमें बच्चों की भी ऐसी लाशें मिली जिनके ऑर्गन्स नहीं थे। और अब जैसे मैं बता रही हूँ कि नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की छत पे 500 लाशें एक जगह मिली। तो ये ऑर्गन ट्रेड है, ऑर्गन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और ये एक इंसान के आज़ा जब निकाल कर बेचते हैं, ये $multi-million बिजनेस है इनके लिए। तो ये तो ये पाकिस्तान की आर्मी करती है? ये पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल करती है और कोई नहीं कर रहा। मतलब पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की आर्मी इस हद तक गिर सकते हैं, वो इस हद तक परेशान हाल कर सकते हैं आप लोगों को कि आप लोगों के लोगों को, सही सलामत लोगों को भी मार रहे हैं और उनके ऑर्गन्स निकाल रहे हैं इस तरीके और से। ये वो लोग हैं जो हमारा फ्यूचर हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा जो नौजवान हैं, ये उन्हें उठाकर जब ले जाते हैं तो आप ये सोचिए कि जब, और हर रोज़ हमारी सुबह होती है कि आज कितने लोग उठा लिए गए, और हर रात हमारी शुरू होती है कि आज कितनी लाशें गिरी, कितने घर जले। आप अंदाज़ा करें कि उस माँ पे, उस बहन पर, बीवी पर, उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी जिनके घर से जो एक ब्रेड विनर होता है या जो उनका नौजवान होता है जिसके लिए वो मुरादें और मन्नतें मांगते हैं कि ये जवान हो और ये हमारे ख्वाब पूरे करे, वो उसे उठाकर ले जाते हैं। वो एक एक लम्हा किस पे गुजरता होगा कि उसका क्या हशर किया जा रहा है। तो ये जो अज़ाब है हमें दिया जा रहा है, तो ये अज़ाब पाकिस्तान पर भी तो पड़ेगा। अगर पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है तो ये बद्दुआएं हैं जो इसे बर्बाद कर रही हैं। आपको लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रही है, कभी वहाँ खाने को नहीं होता है, कभी वहाँ कपड़े पहनने को नहीं होता है, कभी दूसरे देशों की तरफ वो लोग आश्रित दिखते हैं, और जिस तरीके से वहाँ पॉलिटिकल जिस तरीके की चीज़ें चलती हैं, जो राइवलरी है उनकी, जो लगातार लड़ाइयाँ हैं, और उसमें जो पीएम आता है वो दूसरे पीएम को चाहता है कि वो जान से मार दे। और अभी फ़िलहाल इमरान खान का एक बहुत बड़ा नज़ीर है सामने में कि जिस तरीके से पहले वो पकड़े जाते हैं, फिर वो निकलते हैं, फिर आज उनको अरेस्ट किया जाता है, फिर उन पर सज़ा हो जाती है मुकर्रर, और कहीं ना कहीं से पाकिस्तान की दशा और दिशा बिल्कुल बदली हुई सी और बिल्कुल बदतर सी स्थिति दिख रही है। तो आप इसके पीछे क्या मानती हैं कि ये अब मतलब जिन लोगों पर उन लोगों ने तानाशाही रवैया अपनाया, उनकी ही बद्दुआएं उनके लिए हैं? जी बिल्कुल बद्दुआएं हैं। और इसमें जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी जो वहाँ पे काम कर रही है, वो इनकी जो आतंक है या दहशतगर्दी है, इनका सिर्फ एक एसेट है। कुछ इनके पास दहशतगर्द हैं जो सादा उसमें होते हैं, मजहबी एक्सट्रीमिस्ट, और कुछ होते हैं जो वर्दी में होते हैं, लेकिन यही इनका एसेट है जिसे ये दुनिया को बेचते हैं किराए की फ़ौज के तौर पर। अब इस वक्त मसला ये है कि कोई ऐसी जंग नहीं हो रही। अफ़गानिस्तान की जंग में
या यमन की जंग में या दुनिया में अभी यूक्रेन की जंग में इनको कोई किरदार नहीं मिल रहा। यमन की जंग ख़त्म हो गई, अफ़गानिस्तान की जंग में इनसे ज़्यादा सस्ती प्रॉक्सी मिल गई है नेटो को, तो उनको अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ये अपने लिए अब कोई ढूंढ रहे हैं कि कहीं दुनिया में जंग हो जहां इनको मौका मिले और इनको नौकरी मिले। तो बाकी ये है कि इनके पास अपनी इकोनॉमी तो है कोई नहीं, तो इनकी मतलब आप हालत ये कह रही हैं कि जंग नौकरी है, मतलब आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के लिए किसी आस पड़ोस के मुल्क में अगर जंग होता है तो पाकिस्तान के लिए नौकरी क्या है? पाकिस्तान का बिजनेस उसी पे चलता है। पाकिस्तान सरवाइव ही दुनिया में मर्सनरीज के तौर पे करता है, इसके अलावा इनकी इकोनॉमी कुछ नहीं है। इनको जो फॉरेन एड मिलती रही है वो इन्हीं कामों के लिए मिलती रही है। अब जो इनकी फॉरेन एड में कमी आ रही है उसकी उसकी बड़ी रीज़न ये है कि इन्होंने जो दुनिया में इस वक्त दो ब्लॉक्स हैं, जी। चीन और अमेरिका के, तो ये दोनों ब्लॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं, दोनों ब्लॉक्स के साथ झूठ बोलते हैं और एट द सेम टाइम दोनों से कोशिश करते हैं कि लूटमार करें। तो अब इनके दिन इसलिए भी, और इनकी आप देखें कि जो आपको नज़र आता है कि इनकी प्राइम मिनिस्टर्स का प्रॉब्लम है। इनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर वगैरह कुछ नहीं होते, ये गली के किसी नुक्कड़ से किसी को उठा के प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। सिर्फ ये है कि यहाँ पर फौज को किस पपेट की ज़रूरत है, और अच्छा। फौज जो है वो कोई इनके जनरल अमेरिका से सैलरी लेते हैं, कुछ चीन से लेते हैं। तो इनकी फौज के अपने अंदर जो लड़ाई है प्रो अमेरिका और प्रो चाइना की, जी। वो एक नूरा कुश्ती चल रही है। वो है जिसने इनकी जो पॉलिटिकल सीन में आप जो देख रहे हैं डिस्टर्बेंस, जी। वो है। और उसमें इन्हें बिल्कुल कोई एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती कि जिस तरीके के काम इनके पार्लियामेंट में होते हैं, ऐसे बिल पेश किए जाते हैं और ऐसे बिल पास हो जाते हैं। अभी जो सीक्रेट एजेंसीज को इन्होंने दे दिया है पूरा लाइसेंस दे दिया है कि वो जहाँ चाहें जिसके घर चाहें जाकर घुस सकते हैं बगैर वारंट के। तो पहले भी ये इस बार अभी उन लोगों ने मतलब सैंक्शन किया है अभी। जी हाँ, तो ये ऐसी असेंबली है कि जो इतने बड़े मसले पर बहस भी नहीं करती और बस जो वो कहते हैं वो साइन करके दे देते हैं। तो ये पपेट्स का एक मतलब वहाँ की आर्मी इतनी मजबूत है कि वो जो चाहती है वो कराती है, आप ये कह रही हैं? सिर्फ एक आर्मी ही है वहाँ पर, बाकी सब मास्क हैं, पुतले हैं। चाहे उनकी जुडिशरी हो, उनके जजेस, उनका मीडिया, उनकी पार्लियामेंट, वो सब सिर्फ आर्मी से डायरेक्शंस लेते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, आपने भी बहुत सारे मददगार की तलाश की होगी, आपने भी लगातार कोशिशें की होंगी कोई दूसरा देश आपको मदद करे, आपसे मिले, आपसे बात करे, तमाम चीज़ें, तो किसी ने क्या हाथ बढ़ाया आपकी तरफ? हाँ, ऐसा है कि हाथ तो बढ़ाया है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं इस दुनिया में जिन्होंने बलोच जो आज़ादी की स्ट्रगल है उससे हमदर्दी और उसको उसूली तौर पर तस्लीम किया है कि ये एक सही स्ट्रगल है, और बलूचिस्तान पर जो पाकिस्तान का कब्ज़ा है वो इलीगल है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को रखा है जेनोसाइड करते हुए, नस्ल कुशी बलोचों की करते हुए, उस पर लोगों की हमदर्दियाँ भी हमारे साथ हैं। और इसीलिए हमने जो अपना गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल बनाई है, जी। वो हमने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया है जो ऐसे गवर्नमेंट्स के साथ, ऐसे मुल्कों के साथ, और फिर इनकी जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, यूनाइटेड नेशंस है, जी। फिर लोगों की जो जनता है, जो कम्युनिटीज़ हैं डिफरेंट, जो राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के साथ लॉबी करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन इसीलिए बनाया है कि हम एक स्टेटहुड क्लेम करते हैं। हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं है, ये दो मुल्कों का इशू है, ये एक इंटरनेशनल इशू है और इसको इसी तरह से देखना चाहिए। तो इसको आगे बढ़ाने ही के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। कई बार आप लोगों ने कोशिश की है, कई बार इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी रखने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक क्या कहीं से भी पॉजिटिव आपको एक बैकअप मिला, क्या पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसको लेकर आप ये कहें कि नहीं, अगर आप जब आगे बढ़ रही हैं और आपकी जो कोशिशें हैं लगातार, वो कहीं ना कहीं से अमली जामा पहनाता हुआ नजर आ रहा हो या कुछ? जी हाँ, बिल्कुल हैं। अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा सा आपको जी। देखना पड़ेगा उसके बाद, लेकिन ये कि हमें बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव रिस्पांस दुनिया में मिले हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हमें इस काम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए
और हम रिजल्ट्स ला सकते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की सरकारों की बात करें, चाहे पूर्ववर्ती सरकारें हैं या अभी की सरकारें हैं, क्या आपकी यहाँ की भी सरकार से बात हुई? क्या यहाँ से भी आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला? ज़रा उसके बारे में अगर आप बता सकें, जो आपको बताना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी ऑन द टेबल बात हुई होगी, जो आप नहीं चाहती होंगी कि मीडिया में आए, लेकिन जो बात आप बता सकें वो ज़रूर बताएं, जिससे आपको ये समझ में आए कि हिंदुस्तान की सरकार में किससे बात हुई या क्या बात हुई, या कोई ऐसी घटना जो आपको लगता हो कि बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा हो? हिंदुस्तान की सरकार ने चंद बार ऐसा हुआ है कि बलूचिस्तान के में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं उस पर आवाज़ उठाई है। यूएन में भी एक बार आपकी जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और अब ये है कि हमारा जो भारत के मीडिया से और भारत की जनता से जो हमारा इंटरेक्शन है वो इसीलिए है कि आप लोग इस चीज़ को बढ़ाते रहें। भारत का जो रोल है, बाकी कितने भी दुनिया भर के जो मुल्क हों उनमें सबसे ज़्यादा अगर हम भारत से उम्मीद रखते हैं, जी। उसकी वजह ये है कि हमारी और भारत की जो कॉमन स्ट्रगल है जी। वो आतंक के खिलाफ है। हम बेशक, बलोच बेशक। और भारत दोनों हिंदुस्तान इस पे बहुत प्रणबद्ध है। हिंदुस्तान ने बहुत साफ तौर पे कह रखा है कि वो दुनिया में तमाम चीज़ें एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से जीरो टॉलरेंस है यहाँ पे। आतंकवाद को किसी भी हाल में हो, आतंकवाद को किसी भी तरीके से प्रोत्साहित नहीं होने देना है, यहाँ बढ़ने नहीं देना है, और उसके खिलाफ जमकर आवाज़ें बुलंद करनी है और ये भी बताना है। इसीलिए इकलौता, पूरे विश्व में इकलौता देश हिंदुस्तान है जिसने हर प्लेटफॉर्म पे पहुंचकर पाकिस्तान को आईना दिखाया, बताया कि आखिर पाकिस्तान की असलियत क्या है। ये नापाक पाक के कई सारे मंसूबों को बेपर्दा किया है हिंदुस्तान ने। ये बात आप भी मानती हो और ये दुनिया का हर वो शख्स मानता है जो अमन पसंद है। बिल्कुल, आपने ज़ख्म खाए हैं इनके आतंक से, बेशक। और बलोच भी ज़ख्म खा रहा है इनके आतंक से। यही चीज़ है जो हमें इकट्ठा करती है, और यही वो लड़ाई है जो दुनिया के सामने अच्छे तरीके से रखने की ज़रूरत है कि आज अगर ये आतंक बलूचिस्तान को जला रहा है, हिंदुस्तान में डिस्टेबलाइजेशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ये आतंक दुनिया भर के लिए एक मसला है और दुनिया भर को इसमें जुड़ना चाहिए हमारी इस लड़ाई के में, क्योंकि हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो इंसानियत की स्ट्रगल है। वो इंसानों को, अगर हम बलोच को एक इज़्ज़त की ज़िंदगी देने की बात करते हैं कि वो अपने मुल्क में अपनी मर्ज़ी से जी सके इज़्ज़त के साथ, तो ये इंसानियत की जंग है, ये इंसानियत की स्ट्रगल है। हम इस इंसानियत का, इस इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक खूबसूरत हिस्सा हैं, और इस हमारे साथ आज जुड़ने से इंसानियत, इस दुनिया की जो जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो सब एक घर है, एक फैमिली है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान के बदन के एक हिस्से में दर्द हो, तकलीफ हो तो बाकी खुश रह सकें। इस चीज़ को सिर्फ ये कि सेंसिटाइज करने की, महसूस करने की ज़रूरत है, और हम यही कर रहे हैं कि हम लोगों को बता रहे हैं कि आप अगर ये समझ रहे हो कि जिस मीडिया ब्लैकआउट में बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने रखा है, जहाँ किसी मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है और वहाँ जो वो इंसानियत को ताराज कर रहा है, तो वहाँ आपको जाकर देखने की ज़रूरत है, आपको सुनने की ज़रूरत है कि बलोच किस तकलीफ़ में है आज। एक बात आपसे समझना चाहूँगा, जब हमने शुरुआत की थी आपने ऑर्गन की बात की थी, जो पाकिस्तान की आर्मी जिस तरीके से ये काम करती है, और आपने ये भी कहा कि वहाँ पे सोशल जस्टिस की भी कोई बात नहीं की जा सकती है उस पूरे बलूचिस्तान में। आपने बच्चियों के बारे में बात की है, क्या है ज़रा उसको समझाने की कोशिश कीजिए और बताने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस वो ज़ख्म आपको पता है और उस ज़ख्म के घाव भी आपको पता है, ज़रा वो बताएं। पूरे हिंदुस्तान की मीडिया, बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया ये सुन रही है, देख रही है और जान रही है, और ये जानना चाहती है कि आखिर वो उनके चेहरे कैसे हैं। देखिए, बलूचिस्तान में जो ख़वातीन हैं या औरतें हैं, बच्चियां हैं जी। वो इस वक्त इंतहाई इनसिक्योर हैं। किसी को पता नहीं है कि किस बच्ची को कहाँ आकर पाकिस्तान की फ़ौज उठा कर ले जाए। घरों से उठा कर ले जाते हैं और उसके बाद उन पर ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये टेररिस्ट्स हैं।
और उसके जो इनके टॉर्चर सेल्स हैं, इसमें कई बलोच ख़वातीन को बहुत ही बुरी हालत में देखा गया है। आप सोच भी नहीं सकते जिस हालत में वो बलोच ख़वातीन को देखा गया है। और जिन्होंने देखा, जो टॉर्चर सर्वाइवर्स थे, उन्होंने इसकी टेस्टिमनीज़ यूनाइटेड नेशंस में दी हैं। यूनाइटेड नेशंस में बाकायदा साइंस के साथ ये चीज़ बलोच एक्टिविस्ट्स ने जमा की है, जिनमें ख्वाजा एहसान अर्जुमंदी हैं, जो 12 साल पाकिस्तान के टॉर्चर सेल में रहे और उनकी आंखों के सामने एक बलोच लड़की को बेइज्जत किया गया, बेआबरू किया गया और उसके बदन को ड्रिल किया गया और उसे वहाँ लहू में तड़पते हुए मरता हुआ छोड़ दिया गया, जबकि सेल्स में बहुत सारे बलोच एक्टिविस्ट बंद थे, उनकी आंखों के सामने ये सब किया गया। ख्वाजा मुनीर मेंगल ने जो टेस्टिमनी दी है, उसने एक बलोच स्कूल टीचर जरीना मरी की के बारे में बताया है कि उसने बहुत बुरी हालत में उनको देखा और वो कह रही थी कि भाई मेरा गला दबा दो, मुझे ज़िंदा वापस मत जाने दो। बिल्कुल। तो ये जो हालत है, हर रोज़ बच्चियां खुदकुशी कर रही हैं क्योंकि उनको ये धमकियां आ रही हैं कि वो पाकिस्तान के फ़ौजी कैंपों में जाकर अपनी इज़्ज़त नीलाम करें और उनके लिए मुखबरी करें। तो वो बच्चियां वहाँ जाने के बजाय खुदकुशी कर रही हैं। अभी नजमा बलोच एक बच्ची है जो स्कूल टीचर थी, जो फ्री में 300 बच्चों को पढ़ा रही थी। उसको जब इस तरह के धमकियां मिली तो उसने ख़ुदकुशी कर ली। उसने कहा कि अपने ख़ुद को बेइज्जत करने से अच्छा है कि मैं जी ही ना सकूं, क्योंकि कोई और ज़िंदगी के ऑप्शंस नहीं हैं। वहाँ फ़ौज है, हर तरफ दनदनाती फिर रही है। क्या WHO, UNO ये लोग कभी देख नहीं रहे क्या? ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है क्या? या फिर मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं? किस तरीके से इतनी सारी चीज़ें आप बता रही हैं, आपने कोशिशें भी की हैं, क्या उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिला आपको? उनकी तरफ से बस ये होता है कि वो, हम जब जाते हैं वहाँ पर ये सब कुछ सबमिट करते हैं, डिटेल्स देते हैं, वहाँ पर साइड इवेंट्स करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस के बाहर, अंदर हम इंटरवेंशंस करते हैं, बताते हैं उनको सब कुछ। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बात कर सकती हैं उसमें, और जो एक स्टेट बात कर सकती है, जो एक मुल्क, एक रियासत बात कर सकती है, गवर्नमेंट बात कर सकती है, उसमें फ़र्क है। हम यही कह रहे हैं कि जो भारत की सरकार है और जो दूसरी सरकारें हैं जो इंसानियत पर यकीन रखती हैं, वो इस मसले के लिए यूनाइटेड नेशंस में अपना रोल प्ले करें, ताकि इसको यूनाइटेड नेशंस को आंखें बंद करने का जो बहाना है वो ना मिले। वो ये ना कहें कि हमें तो किसी ने कहा नहीं था। तो आप क्या भारत की सरकार से अपील करना चाहेंगी? आप न्यूज़ इंडिया पर बैठी हैं और इस पर करोड़ों लोग आपको देख रहे होंगे, तो आप क्या इस न्यूज़ इंडिया के माध्यम से आप क्या भारत की सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को वो इल्तजा करना चाहती हैं कि वो आपकी तरफ और आपसे आपकी तमाम परेशानियों से रूबरू होते हुए इसका हल निकालने की कोशिश करें? जी बिल्कुल, हमारी अपील है कि बलूचिस्तान के मसले को यूनाइटेड नेशंस में उठाया जाए। बलोच अपनी आज़ादी की जो स्ट्रगल है वो ख़ुद लड़ रहा है, अकेला लड़ रहा है। लेकिन अगर आप हमारे साथ मॉरल सपोर्ट करेंगे, अखलाकी मदद करेंगे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट करेंगे, तो इससे जो तारीख़ बनेगी वो आपके लिए भी, बलूचिस्तान के लिए भी और दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक माइलस्टोन होगा। बिल्कुल। नाइला कादरी जी, क्योंकि आपके पास बहुत वक्त की कमी है और कीमती है आपके पास वक्त, लेकिन एक सवाल ज़रूर हम जानना चाहेंगे। बहुत सारे, देखिए अभी लगातार सवालों के ज़ख़ीरे भी आ रहे हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन एक सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप सीमा हैदर को जानती हैं? माना ये गया है, जाना ये गया है, या हम जो जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा की है कि सीमा हैदर भी बलूचिस्तान से हैं, तो क्या उनके बारे में कुछ आपको जानकारी है? क्या आप बता सकती हैं कुछ? नहीं, मैं जानती नहीं हूँ उनके बारे में। कोई इशू है इस वक्त, समझ मुझे उसके बारे में इतनी। क्या वो भी बलूच से हैं क्या? मुझे अंदाज़ा नहीं मालूम। बिल्कुल। तो आपने वक्त निकाला न्यूज़ इंडिया के लिए, ये आपका बहुत शुक्रिया। और इस पूरी बातचीत में हमने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर नाइला कादरी ने तमाम चीज़ें बहुत साफ साफ रखी हैं, कैसे बताया है कि आखिर पाकिस्तान के जो चेहरे हैं, जो सामने नज़र आते हैं, उसमें कथनी और करनी का कितना भेद है। एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी तमाम तरह की बातें करती है, लेकिन दूसरी तरफ जब उनकी कारगुजारियाँ सामने आ रही हैं तो वो कहीं ना कहीं से इंसानियत को शर्मसार करती नज़र आ रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। हम अगले वीक फिर से एक बड़ी और
बेबाक शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे और तमाम बातें आपके सामने रखेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।